तो चलिए फिर एक बार हम इंटरनेट पर जो जारी हुआ था मॉडल पेपर, जो ये आपको ऑफलाइन भी मतलब मार्केट में मिल जाती है, इसको वेबसाइट पे भी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था सिर्फ उसमें एक ही सेट था जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए थे, और ये भी मतलब बिहार बोर्ड पे ही इंटरनेट पे जारी होता है मॉडल पर। और उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बशर्ते ये जो मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, वो बहुत आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जो सारे क्वेश्चन मतलब इंक्लूड है इसमें जो क्वेश्चन बैंक में हुआ करते हैं, और वही होता है जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए होते हैं आज से 5-6 साल पहले, वो क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसका मॉडल पेपर 1 हम लोग कर लिए थे, मॉडल पेपर 2 में हम लोग शायद 14-15 प्रश्न किए थे कि ना। उसको बाकी जो प्रश्न है उसको जल्दी करते हैं, और मैं आपका समय इस बार वेस्ट नहीं करूँगा। इस बार मैं पहले से उसका सोल्यूशन कर दिया हूँ, फास्ट कराऊंगा कि इसी वीडियो में ये पूरा इसका जो बाकी प्रश्न है 45 के 45 खत्म हो जाए। तो चलिए 14 नंबर हो चुका था, 15 नंबर करते हैं। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि इस बार समझने की थोड़ा जल्दी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बार हम लोग समय बचाएंगे और उसका आंसर बहुत मतलब एकदम ट्रिक से समझेंगे कि मतलब इससे छोटा सोल्यूशन शायद आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपसे छोटा से छोटा मतलब मेथड बताऊं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका जब क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका समय बिल्कुल बच जाए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, दोनों समरूप हैं और दोनों का क्षेत्रफल मालूम है, एक का 16 और एक का 25, एक का 16 और दूसरे का 25। एक का भुजा BC जो है 3 है, 2.3 है, और दूसरी भुजा पूछ ली गई है। सवाल में बिल्कुल कुछ है नहीं, सिर्फ आपको एक थ्योरी याद होना चाहिए। कौन सा थ्योरी? ये वाला। आप पर में 6.5 पढ़े होंगे थ्योरी कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। ये अगर थ्योरी आपको याद है ना, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में देखिए यहाँ से यहाँ तक आंसर आ गया, यानी खूब से खूब आपको लगेगा तो 45 सेकंड या 40 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। चलिए कैसे बनाएंगे आपको देख ये BC दे दिया गया था और EF पूछ लिया था, ठीक है ना। मैं पहले से बना दिया हूँ कि आपका समय बचे। आप यहाँ से पूरा इसको सॉल्यूशन कर लेंगे और आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि आप क्वेश्चन को रटिएगा मत। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे सवाल इसका बेनिफिट जो रेशियो अलग दे दे, ये क्षेत्रफल अलग दे दे, ये जो BC का रेशियो है अलग दे दे, तो क्या बस आप ये मेथड से गए हैं बनाने का ना, आप गर्द किसी भी सवाल को आप बना लेंगे। चलिए कैसे होता है। तो भुजाओं के जो अन्य जो भुजा पूछा है इसका, ये जो इसका जो वर्ग होगा ना, वो क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होगी। क्षेत्रफल के अनुपात के, क्षेत्रफल के अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या है 16, अनुपात मतलब भाग किसका 25 वाले का, बराबर होती है क्या भुजा का वर्ग किसका जिसका निकालना है आपको। मान लीजिए इसका निकालना था तो इसका निकालना था EF, तो EF के समान ये यहाँ EF है, तो इसमें क्या है BC है, दोनों का अनुपात लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। BC का वैल्यू क्या है 2.3, तो क्या लिख देंगे 2 बार 2.3 स्क्वायर तुरेंगे तो EF का स्क्वायर क्या होगा, EF स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बराबर होती है क्षेत्रफल के अनुपात के, इसको अपने जो करते हैं लिखा। आप इसमें से EF स्क्वायर को देखिए क्या होगा, EF स्क्वायर इसमें से ऐसे गुना कर सकते हैं आप इन दोनों में, तो आपने EF स्क्वायर को बाहर किया, ठीक है ना। देखिए क्योंकि EF स्क्वायर में आप 16 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 16 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो ठीक भाग में ला दिया आपने। अब देखिए 2.3 और 2.3 आपका ऊपर हो गया और ये 25 से गुना कर दीजिए। चलिए इसको मैं बोर्ड पर थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बनाया हूँ, बोर्ड पर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो अन्य 2 भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर जो वर्ग होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो क्षेत्रफल क्या था, एक त्रिभुज का 16 और दूसरे कितना था 25, अनुपात मतलब बट्टे में कर दिया आपने। चलिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे आप, तो 2.3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं ना 2 बार, 2.3 इंटू 2.3, चलिए बट्टा में इसका स्क्वायर तो करेंगे तो क्या होगा, यही हो जाएगा, EF स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए जो लड़के तेज हैं तो वो तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं उनका बात करता हूँ जो थोड़ा सा मतलब मंद होते हैं पढ़ने में, जो थोड़ा उनको मतलब समझ में कम आती है, तो उनका भी उस विद्यार्थी के बारे में भी सोचना चाहिए हम जैसे मतलब आदमी को, और आपको भी जो आपका दोस्त है थोड़ा कमजोर है तो उसको भी आप हेल्प कीजिएगा, उसको भी समझाइएगा, क्योंकि शिक्षा बांटने से शिक्षा आपका विद्या बढ़ती है। हो गया ना। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहाँ मैं डायरेक्ट निकाल दिया था, तो देखिए क्या होगा, थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा। अब वहाँ मैं स्टेप बचाया था, लेकिन आप पूरा एक बार बेसिक समझ जाएंगे ना, तो आपका खुद आप एग्जाम में समय बचा लेंगे अपना। इसमें और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए इनमें और इनमें गुना कीजिए। आप सोचेंगे मैं 2.3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका आपको बाद में मालूम चलेगा क्या फ़ायदा होगा, ठीक। इसको मैं ज्यों कहते हैं क्यों रख रहा हूँ, आपको बाद में मालूम चलेगा। 25 का 25 यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब चलिए अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ इसी का नंबर निकालना है EF का,
तो पहले आप ई एफ स्क्वायर को अलग कीजिए, इससे 16 से अलग कीजिए। तो 16 से अलग करेंगे तो पहले वहाँ क्या था 2.3 और मल्टीप्लाई में क्या था 25। ओके, अब चलिए इसको तो अपने यहाँ से हटाया है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा कि जो संख्या गुना में होती है उसको जो हम लोग हटाते हैं बराबर के बाहर तो कहाँ जाती है, भाग में। गुना में है तो कहाँ जाती है, भाग में, अपने भाग में लाया। अब आपको पता है कि स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ ई एफ का मान चाहिए, ई एफ स्क्वायर का नहीं मान निकालना है, आपको सिर्फ ई एफ का मान चाहिए। तो आप ई एफ कीजिए और देखिए क्या फ़ायदा होगा आपका मल्टीप्लाई नहीं करने से। अब क्या बचा है इधर आपका 2.3 और ये 25 का 25 रखिए, कुछ भी गुना मत कीजिए, फंस जाइएगा करके, कैलकुलेशन भारी हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। चलिए 16 को आप 16 रख दिए। अब क्या होता है इसका स्क्वायर के, अच्छा हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, स्क्वायर आप हटाए यहाँ से तो स्क्वायर क्या बनता है, ओवर रूट बनता है बराबर में आने वाली संख्या पे। अब सबका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जोड़ा ला के। तो चलिए यहाँ तो दोनों पर पेयर लग गया ना, तो इसमें से एक तो बाहर हो जाएगा 2.3। ठीक, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, बट्टा में आइए। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, हो गया ना। अब इसको काट दीजिए, इसको जब काटेंगे तो देखिए मैं पहले से काट दिया हूँ, इसको जब 5 में आप 4 से भाग मारिएगा आपको कटेगा 1.25 बार में, और आप इसमें और इसमें गुना कर लेंगे, किसमें 2.3 में और 1.25 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा आपको मैं बताता हूँ, मैं पहले से कैलकुलेशन कर दिया हूँ। आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप गुना कर लेंगे, ठीक है ना, गुना आपको आता होगा, इतना ये नहीं है कि आपसे गुना नहीं हो पाएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई गुना कर लीजिएगा तब आंसर आएगा। इसमें जब ये मुझे गया, इसमें जब गुना करेंगे तो आंसर आएगा 2.875। चलिए इसको ढूंढिए कहाँ है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, 100% राइट है। अगर मैं जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया हूँ तो उस पर आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करेंगे, क्योंकि देखिए आप जहाँ भी पढ़े होंगे उतना ऑब्जेक्टिव आपको नहीं शायद पढ़ाया गया होगा जितना कि मैं अपने ऑफलाइन भी क्लासेस में बच्चों को बहुत कराता हूँ। मैं एक एक चैप्टर में कम से कम उनको 50-100 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया हूँ, क्योंकि वहाँ से एक भी छूटने प्रश्न का सवाल जवाब ही नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं है कि मतलब उनसे एक प्रश्न छूट जाए, आपसे भी नहीं छूटेगा। क्योंकि मतलब आपको मैं ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बनाने में आपका देखिए मैं 5-6 मिनट समय लेता हूँ, क्योंकि इस पर अब कुछ भी पूछ लेगा ना आप उसको आप हिला के रख देंगे, बना के रख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसके पहले मैं फिर इसका सोल्यूशन दिखा दूँ, आप वहाँ से नोट कर लेंगे हम, ठीक है। मैं यहाँ देखिए यहाँ गुना कर दिया था एक बार, तो ये हुआ था, फिर गुना करने से फायदा क्या हुआ, इसका वर्गमूल हमको निकालना पड़ा था, तो इतना आता है, और 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। आप गुना मत कीजिएगा, इसमें वैसा ही रखिएगा जिसमें बोर्ड बताया हूँ, बस वही लास्ट में आपका आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके सोल्यूशन को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसी में समय लगे ना आपका। अब बाकी सवाल हम देखिए कैसे सवाल बनता है। तो थ्योरी है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। आप याद कर लेंगे इसको, थ्योरी है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए आपको मॉडल सेट कितने बच्चों को लगता है ना सिर्फ मॉडल सेट ही जरूरी है, तो मैं इसका तो डिस्कशन करा ही रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए मैं आप थोड़ा हम पे भरोसा कीजिएगा। 10 मतलब बहुत 2007-8 से मतलब 2008 से टीचिंग कराता हूँ, उस समय से अभी तक का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं आप हमारे बात पर बिल्कुल भरोसा कीजिएगा। आप जरूर इसको मतलब मेरे जो क्वेश्चन में डिस्कशन कराया हूँ ना 2011 से लेकर 2019 तक का वीडियो डाला हूँ, उसको आप ज़्यादा बनाइएगा, ठीक है ना। वो बाप हो गया, ये सब क्या है, बेटा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें टोटल कितने 300 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उसमें कितना बहुत सारे प्रश्न मिले हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद भी मैं अभी समय बचेगा ना तो एक ऑब्जेक्टिव का मेरे पास टारगेट का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, और उसका भी मेरे पास समय बचेगा ना तो उसका भी मैं डिस्कशन करा दूंगा। लेकिन हाँ आज आपको वीडियो बहुत लेट से मिला होगा तो मैं बताना भूल गया, 2-3 दिन से मुझे बहुत फीवर थी, मतलब 102-103-104 पे बुखार था, कम ही नहीं हो रहा था, होता था फिर आ जाता था। तो ऑफलाइन क्लासेस भी बंद किया हूँ, मतलब 2 दिन बंद नहीं चला पाया हूँ, थोड़ा 10वीं का पढ़ा दिया, बाकी क्लासेस का बंद था, तो आपको वीडियो नहीं मिला, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अब आपको वीडियो अब कंटिन्यू मिलेगा, वही रात का टाइम है फिर बनाने का, इसी टाइम में बनाऊंगा, लेकिन वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अब समय बहुत हो रहा है, अब मैं पूरा इसको 60 खत्म ही कर देता हूँ आज। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श खींची जाती है, तो अनेक, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है ना। 17 का सी हो गया, 16 का ए हो गया। अगला चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो देखिए स्पर्श कहाँ होती है, एक जगह ही मतलब कोई रेखा वृत्त पर कितना कहाँ स्पर्श करेगी, कोई ना कोई एक पॉइंट पर स्पर्श करेगी, क्योंकि स्पर्श बिंदु एक ही हम नाम बताते हैं, तो एक पर, कहाँ पर, एक पर। चलिए 19 का देख लीजिए,
एक वृत्त की समांतर कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? 2। मैं दिखा दूं कैसे। तो चलिए, सवाल पूछा गया था 19 नंबर में कि एक वृत्त पर कितने समांतर कितनी रेखा खींच सकते हैं आप? समांतर किसको बोलते हैं? ये समांतर हो गया, इसको समांतर बोल सकते हैं आप। इसको समांतर नहीं, पैरेलल किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे से कभी कटे ना, वैसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेद ना करें, उसे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए, ऐसे आप खींच सकते हैं। तो कितना खींचे आप समांतर? 1 और 1 2। या आप ऐसे भी समांतर खींच सकते थे, ऐसे। तो ऐसे कंडीशन भी आप एक ही खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं आप? तो 2। तो 19 का क्या हो गया? 2, ऑप्शन बी। 20 नंबर सवाल है, 20 की दूरी क्या होगी? 0 0 से, यानी मूल बिंदु से पूछा है। आंख बंद करके बनाइएगा, मेरे जो मैट्रिक आपको बताया हूँ उसी फार्मूला से। देखिए, ये मूल बिंदु हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया ना, वैल्यू 0 0 दिया है। इसको 0 0 क्या बोलते हैं? जहाँ x का मान 0 हो जाए और y का मान भी 0 हो जाए, उससे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से अब बचेगा दूरी निकालने के लिए। तो ऐसे दूरी निकालने के लिए कुछ मत कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा रूट में, यानी 36 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बस काम खत्म। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 5 6 11, 2 9 11, 1 12, 2 2 4 1 5 और 1 का 1। अब 15 से 21 का वर्गमूल क्या होता है? 39। अब बोलेंगे सर आपने कैसे निकाल दिया? और आपको स्क्वायर वर्गमूल निकालना है ना बिना बहुत कम समय में, तो अब मेरे चैनल पर जाइएगा, जो मेरा गुरुकुल कोचिंग है, भोकरा गुरुकुल आश्रम कोचिंग है, इस पर आप जाइएगा और उसके वीडियो लिस्ट में जाइएगा। चैनल को खोल के वीडियो में जाइएगा और पूरा स्क्रॉल डाउन करते नीचे आइएगा। नीचे में मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो आपको मिलेगा, जहाँ मैं आपको सिखाया हूँ घनमूल निकालने के लिए तरीका, वर्गमूल निकालने के तरीका, स्क्वायर निकालने के लिए तरीका, बिना गुना भाग किए। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत लड़कों ने देखा है उसे। मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो अगर किसी ने देखा है, मेरे व्यू मिला है वीडियो पे, तो उसी वीडियो पे आया है, ये घनमूल वाले पे और वर्गमूल वाले पे। बाकी ये सब जो अभी डाल रहा हूँ, कहाँ 60-70 बच्चे आप देख रहे हैं, जबकि अभी हम लोग 175 के पास पहुँच गए हैं, लेकिन उतना व्यू नहीं आ रहा है। पता नहीं आप लोग, मेरा मेहनत आपको पसंद नहीं आ रहा है या मेरा पढ़ाई पसंद नहीं आ रहा है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और किसी बच्चे को बिल्कुल समझ में आ जाती है तो आप अगले अपने दोस्तों के पास जरूर से इसको मतलब शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो 39 आया था ना आंसर, तो ऑप्शन डी में आपका दिख रहा है। ये क्या है? तो सूत्र है M2x। यहाँ थोड़ा सूत्र उल्टा पुल्टा लिखा गया है, लेकिन ऐसा सूत्र जब भी मिले इसको आप अंतर विभाजन सूत्र बोलिएगा। आपके बुक में ऐसे भी पढ़े होंगे आप, M1x2, ठीक है ना, M2 और MX1, ऐसा करके सूत्र थोड़ा अलग टाइप का दिया गया है। ये आपके बुक में एग्जाम्पल में देखिएगा, एक ऐसा लिखा गया है कि x2 ऐसा लिखा गया है। तो ये विभाजन सूत्र कहलाता है। क्या है? दूरी सूत्र तो है नहीं। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल अलग है, दूरी सूत्र तो है नहीं। और दोनों बोल रहा है तो दोनों कभी होगा नहीं, और कोई में कुछ दिया नहीं, और अंतर विभाजन सूत्र है। सिर्फ दूरी सूत्र याद कीजिए ना, क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो है नहीं, ये वाला है अंतर विभाजन सूत्र। सनरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1/2, इसका जो फॉर्मूला है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, और उसका पूरा क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर होता है। जब त्रिभुज संरेखीय होती है तब, ठीक है ना। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसको 23 नंबर क्या है? 23 नंबर में एक फार्मूला याद रखेंगे। इसमें थोड़ा मतलब टाइपिंग में कुछ मुझे मिसप्रिंटिंग लगता है, लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे इसको। आप द्विघात सूत्र का फार्मूला ऐसे याद रखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस ओवर रूट इन √b² -4ac बट्टा में 2a। ऐसा आपको विकल्प नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा टाइपिंग का एरर है। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। आप उसका टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। इसमें थोड़ा टाइपिंग से टाइपर से गलती हुआ है, क्वेश्चन को टाइपिंग करते समय। एग्जाम में ऐसा मतलब आपको त्रुटि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ माइनस छूट गया है। यहाँ पे बी के पहले माइनस होना चाहिए था, -b प्लस माइनस b² 4ac बटा में 2a। ऑप्शन सी ही मिलेगा, लेकिन यहाँ माइनस छूट गया है, इसके लिए ऑप्शन सी इसमें त्रुटि लग रहा है। और ये तो होगा नहीं बिल्कुल, सिर्फ b² रहता है, यहाँ -b² देते, गलत है गलत है गलत है। ऑप्शन सी ही बच रहा है इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से यह माइनस होना चाहिए, जो माइनस इसमें नहीं दिया गया है। वो टाइपिंग एरर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं। प्रथम पद ए, ये भी फार्मूला है, इसमें समय नहीं लगेगा हमारा। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। nवां पद निकालने के लिए एपी में nवां पद का फार्मूला होता है, उसे आप an लिखते हैं या tn, दोनों एक ही होता है। इसका फार्मूला होता है a +
n-1 इंटू में d, ठीक है ना। इसको आप याद रखे होंगे, ये आपका काम करता है ऑब्जेक्टिव में भी और क्वेश्चन बनाते पीरियड में भी, ठीक है ना। चलिए अगला वीडियो अगला, तो 25 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए 26 नंबर देखते हैं। इस सब सवाल को तो मैं आप ऐसे ही गर्दा उड़ा देंगे। मैं एक बात बताता हूँ, इसी को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब तक आपने मैथ जहाँ ही पढ़ा होगा ना, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव हमसे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव हमसे पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा, नुकसान तो आपको होने वाला नहीं है। और आपका मैं समय भी कम लेता हूँ, आपका कितना 20 से 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो उतना हमको दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको तो 20-30 मिनट दीजिए, मैं एग्जाम में आपको मैं 50 में 50 आपको मैं नंबर दिलवाने का पूरा वादा करता हूँ, और उतना आपको मिलेगा। और उतना मैं काम कर चुका हूँ बहुत पहले। सिर्फ आपका फर्ज बनता है मेरा संस्कृत वाला वीडियो देखिए, थोड़ा हिंदी वाला भी देखिए, क्योंकि सब विषय में नंबर आना चाहिए ना। और मैथ में आप 90+ कर देते हैं, बाकी विषय में आपका नंबर कम आता है तो फ़ायदा ही नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आपका सब विषय में नंबर अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए मैं सब विषय पर थोड़ा सा जो डिफिकल्ट होते हैं उसमें मैं पहले ही काम कर चुका हूँ। चलिए 26वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें प्रथम पद कितना है, ए 10 है, ठीक है ना। प्रथम पद 10 है, और ये आपका दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, और तीसरा पद पूछ लिया है। यानी हम इसमें डी निकाल लेते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, सार्वंतर घटा लीजिए दूसरे में से, 7 में से 10 घटा लीजिए, कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3। चलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपसे क्या पूछा है, तीसरा पद क्या होगा। देखिए आपसे पूछा है इसको 30 लिखिए, या आप इसको 30 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तीसरा पद पूछा है ना, तो आप इसको ट्रिक याद रखिएगा। तीसरा पूछा है ना, तो एक कम लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा A+29D, याद रहेगा। अगर आपसे पूछ ले 35वां पद क्या होगा, तो आप लिखिएगा A+34D। आपसे पूछ ले 18वां पद क्या होगा, तो आप लिखिएगा A+17D, ठीक है ना। तो ए कितना है आपका, प्रथम पद कितना है क्वेश्चन में, देखिए प्रथम में आपका ए है 10, 29 का आपने 29 लिखा। डी कितना आया है, -3। कैसे बताया था ना, घटा के 7 में से 10 गया -3, यहाँ रखिए -3। 10 का 10 इसमें गुना कीजिए, माइनस का कितना होगा, 87, कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 29 दिया कितना, 87, 10 में 87 घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 77। चेक कीजिए, चेक कीजिए, आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी पे आप 100% श्योर हो जाइएगा, आपका गलती काटने वाला कोई है नहीं। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही आप बना सकते हैं। 11 पद लिखा है ना, आप लिखिएगा A+10D। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको प्रथम पद तो आपको मिल गया, देखिए ये प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे ही चला गया है, और 11वां पद पूछ लिया है। लेकिन आपको ये प्रथम पद मालूम है, लेकिन सार्वंतर आपको निकालना पड़ेगा। सार्वंतर कैसे निकलता है, इसमें से इसको हटाइए या इसमें से इसको हटाइए, बात वही है। किसी अगले क्रमांक मतलब अगली संख्या में से पहली संख्या घटा लेंगे, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको हम लोग सार्वंतर हिंदी में बोलते हैं, और उसको सूचित किया जाता है स्मॉल डी से। अब 12D नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 12D का मतलब होता है डिस्क्रीमेंट, और डिस्क्रीमेंट मतलब होता है विवेचक या विविधकर, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, दोनों डी में डिफरेंस है। एक छोटा डी में जिसको सार्वंतर बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, और बड़ा डी को हम लोग डिस्क्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए प्रथम पद लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे बोर्ड पे। प्रथम पद आपका कितना है, -3। 27 नंबर सवाल की बात कर रहा हूँ। डी निकाल लेता हूँ, डी कैसे निकलेगा, A2 - A1। कहने का मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, दूसरा पद है -1/2, और पहला पद घटाएंगे तो -3। देखिए पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, दूसरा पद कितना है, मैं डी निकाल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस, -1/-2 है, पहला पद घटाएंगे तो पहला पद ही खुद -3 है। ओके, तो -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, और इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 के पर हम 2 एक बार में, तो माइनस का 1, और ये आपका प्लस का प्लस, 1 के पर हम 2 बार में, तो 2 3 6। अब आप ही बताइए, 6 प्लस में है और 1 माइनस में, तो घटेगा ना प्लस में से, 6 में से गया 5/2, ये आपका सार्वंतर निकल गया। अब आपसे पूछा 11वां पद क्या होगा, तो मैं अभी आपको तो सिखाया हूँ, 11वां पद पूछा है ना, 11वां पद पूछा है, तो अब क्या लिखिएगा, एक कम लिखिएगा, यानी A+10D लिखिएगा, काम हो गया आपका। ए का मान कितना था, -3, प्लस 10 का 10, 10 का 10, ए का मान हो गया, ए का मान था -3, 10 का 10, इसको थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि एक हाथ से लिखना पड़ रहा है और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, तो इस मजबूरी का आप समझ लेंगे। डी का मान कितना आया था, 5/2, देखिए, और 2 से काटिए 10 को, कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये -3 और ये प्लस, और बचा 25। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो घटेगा किस में से, प्लस में से, 25 में से 3 गया तो प्लस का 22 बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे 27 नंबर प्रश्न का आंसर ए 100% श्योर है।
चलिए अगला देखिए, फिर आपको समय बचने लगा। आप एग्जाम में ऐसा ही होगा। मैं देखिए आपको क्यों बोलता हूँ, डिफ़िकल्ट सवाल पे आपको जाना नहीं है, लेकिन मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा बनाना। चाहे सवाल मुश्किल हो उसको भी आपका हल मालूम होना चाहिए, और आसान प्रश्न तो आपको जानते ही होंगे, ये मैं यहाँ भी बता भी रहा हूँ। तो आप एग्जाम में आसान प्रश्न को ही पहले बनाइएगा, बहादुरी उसमें ही होगी। तो चलिए, मैं वीडियो का लंबा हो जाएगा तो मैं फिर इसको एक पार्ट में और करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो खुद अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उतना डाटा हमको मिलता नहीं है। 2 GB मिलता है, तो उसके लिए मैं और छोटा। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे आपका वर्ग कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, समरूप होते हैं, समांतर नहीं होते हैं, बहुरूप नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं ना, उसके समरूप बोलते हैं। समान रूप वाले को समरूप बोलते हैं। चलिए, अब ये बोलता है कि त्रिभुज ABC और DE की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज में क्या ऐसा संबंध होगा, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, सर्वांगसम होंगे। ये क्या है, ये तो एक सूत्र अपने पढ़ा होगा। 3 अगर बिंदु दी गए, 3 बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा में 3 और y1 + y2 y3 बटा में 3। ऑप्शन सी इज 100% राइट। चलिए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। वृत्त की चाप की लंबाई किसके बराबर होती है, तो थीटा बटा 360 पाई आर, 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर फार्मूला है। और ये पूछेंगे आप किसका है, तो थीटा बटा 360 पाई आर एक बार, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। किसका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और ये किसका है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है। इसको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होती है, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि लंबाई कैसे नापेंगे आप, वृत्त की तो पूरा नापेंगे ना, तो वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर। इसी से याद रखिएगा, चाप की लंबाई मतलब वृत्त की लंबाई पूछ रहे हैं ना, तो 2 पाई आर याद रखेंगे। लेकिन क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आप इसको याद रखेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए नंबर, और जिसके सूत्र ये जो 31 नंबर क्वेश्चन का जो अकाउंट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है, तो ये ऑप्शन सी याद रखेंगे आप। इसको कैसे आता है मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा कि ऐसे क्यों होता है। चलिए आपको अभी बता ही देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कोई आपका हाफ सर्कल है, यानी अर्धवृत्त है, ठीक है। इसका आपका पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए आपको तो पहले से पता है कि पूरा वृत्त की परिधि आप क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ क्या है, आधा वृत्त है, तो इसका आधा पहले लिखेंगे ना। पूरा वृत्त क्या होता है, 2 पाई आर, तो आधा वृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर। आपके हिसाब से हो गया। चलिए, अब इसमें बढ़ क्या गया, यहाँ से यहाँ तक तो खाली पाई आर हो गया, और यहाँ से होता तो 2 पाई आर होता। अगर और ऐसे होता ये, तो 2 पाई आर होता, लेकिन ऊपर तो नहीं था, तो आपने यहाँ तक लिखिए। लेकिन ये तो बढ़ गया ना, ये वाला हिस्सा, तो ये कैसा क्या हो गया, देखिए यहाँ बीच में आपको पता है कि बिंदु यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है आर, और यहाँ से भी होता है आर। अब पूरा क्या होता है, व्यास। तो आपका क्या बढ़ गया, इसमें आपका बढ़ गया आर प्लस आर, यानी 2r इसमें आपका बढ़ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 है, तो इसको आप यहाँ से दोनों में आ रहा है ना, आर बाहर कर दीजिए, तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2, और दोनों में से कॉमन क्या किया आपने, आर कॉमन किया, तो आपका यही आंसर हो गया, यही दिया गया था उधर। तो 32 नंबर का आंसर क्या हो गया, पाई प्लस 2 इंटू में आर, ऑप्शन सी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई स्क्वायर। ये तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, तो बच कर गया ऑप्शन बी। देखिए फार्मूला पूरा याद रखिएगा, कहीं से न कहीं से एग्जाम में तो आपको कम से कम 4-5 नंबर दे के जाएगा ही मैथ में, या आपको सवाल तो बनाने के लिए जरूरी है। वलय का क्षेत्रफल भी आप याद रखिएगा। वलय को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग। रिंग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, आप थोड़ा या आपको अगर आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको याद होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन डी वाला फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर प्लस आर, यानी बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या का योग, और गुणनफल में बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाना पड़ता है, तो जब आपका वलय का क्षेत्रफल यानी रिंग का क्षेत्रफल निकलता है। 35 नंबर का डिस्कशन करा देता हूँ। चलिए 35 नंबर सवाल को मैं पहले से, देखिए मैं सारे प्रश्न का डिस्कशन इससे अपने पहले नोटबुक में थोड़ा कर दिया हूँ, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं ना, मान लीजिए थोड़ा कभी उनका छुट्टी हो गया, नहीं आ पाते हैं, तबीयत खराब हो गया, तो उनके लिए ये नोट्स फिर काम आ जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो नहीं आए तो फिर उनको पढ़ने को नहीं मिल पाता है। देखिए क्या है, इस सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, इसके लिए आपको पूरा बनाने आना चाहिए। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई थी, 8, ठीक, और दूसरे वाला की त्रिज्या कितना है, 6। तो बोलता है कि आप उस वृत्त का त्रिज्या निकालिए, तो हम उसको आर मान लिए, बड़ा आर, क्योंकि इनसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बोलता है इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का योग जो होता है इसकी परिधि के बराबर है। भले इन दोनों का जो क्षेत्रफल है इसको जोड़ने पर अकेले इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो अब देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
हम उसको बराबर माने हैं तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए, और दोनों का क्षेत्रफल जोड़िए तो एक तो हो गया आपका पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या आपने R1 माना था, और दूसरे को आपने क्या माना था R2। फार्मूला सब एक है, पाई आर स्क्वायर, इसका ही पाई आर स्क्वायर, इसका ही पाई आर स्क्वायर, इसका ही पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें हम R1 का स्क्वायर की, इसमें R2 का स्क्वायर इसके लिए किया हूँ क्योंकि हमको मालूम चल जाए कि R1 मतलब ये वाला वृत्त है, R2 मतलब ये वाला वृत्त है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो आपने पाई कॉमन किया, ठीक। तो आपके यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ R1 का स्क्वायर, और R1 का मान है कितना, R1 का मान कितना है 8, तो आपने किया 8 का स्क्वायर। फिर इसमें से तो पाई निकाल दिए कॉमन, तो क्या बच गया R2 का स्क्वायर। R2 का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पाई से इस पाई को आप काट लीजिएगा, बचेगा R स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। 64 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले 64 और 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, और इसमें का जब स्क्वायर हटाए हैं आप, सिर्फ R निकाले हैं, तो स्क्वायर क्या बनता है वर्गमूल। 100 का वर्गमूल आपको पता है 10 सेंटीमीटर होता है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो 35 नंबर क्वेश्चन आप देख लें। अगर आपके पास ऐसे मॉडल पेपर है तो अच्छी बात है, सिर्फ आप वहाँ से क्वेश्चन लीजिएगा, और नहीं है तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अगर नहीं कर दें आप कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा इसमें से आप रखेंगे तो अच्छा है। बाकी विषय के भी इसमें, सब विषय के इसमें प्रश्न अच्छे अच्छे दिए गए हैं। आपका संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, सब इसी में से आप रिविजन कीजिए, बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस करने के लिए ये सेट बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इसके लिए आप इसको थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 44 है। इसका भी मैं आपका समय बचाने के लिए मैं पहले से करता हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना, तो बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए कि आपको समझ में आ जाए। मैं इसके लिए तो फेमस हूँ कि जिसे कुछ नहीं आता है उसको आप मेरे पास, अगर मेरे आसपास के हैं तो आप ज़रूर उसके पास मेरे भेजिएगा। जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है ना, उसको आप एक बार हमसे ज़रूर मिलवाइएगा, ठीक है। पूरा उसका मैं दुख दूर कर दूँगा। चलिए वृत्त की परिधि कितनी दी गई थी 44। और एक बात आप मेरा थोड़ा सुनिए, आप जब भी मेंसुरेशन का सवाल बनाएंगे ना, तो जो चीज़ दिया होगा ना उसी का फार्मूला लगा दीजिएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ दिया गया था वृत्त की परिधि कितनी है 44, तो आप परिधि का फार्मूला लगा दीजिए ना। तो देखिए परिधि का फार्मूला दो होता है, एक तो पाई डी होता है और एक क्या होता है ये 2 पाई आर होता है। मैं आपको बताऊँ कब कौन सा लगाइएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्यास निकालने के लिए ना, तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा। जब आपको बोलेगा कि त्रिज्या निकालिए तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए। तब आप एक मुझसे प्रश्न करेंगे, भैया अगर हम क्वेश्चन भूल गए, मतलब हमको याद ही नहीं आया, हमने ये लगा दिया तो क्या होगा। कोई बात नहीं, इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको 2 स्टेप ज़्यादा बनाना पड़ेगा, इसमें आपको कम थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप बेटर हो कि आप इसको याद रखें, अन्यथा ये भी आपका सही है, कोई टेंशन मत लीजिएगा, दोनों में बन जाएगा। आप सुपर फास्ट रहेंगे तो आपके लिए दोनों समझिए कि बराबर ही है। आप देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई डी कितना दिया गया था 44। आप इसमें से डी बाहर किए क्योंकि आपको व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है, डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस। तो आप ये देखिए डायमीटर में और पाई में क्या हुआ था, क्या रिलेशन था, गुना का। तो अब डी से हटाएंगे तो ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। किस में, 44 के भाग में। पाई के मान रखिए कितना होता है 22 और बट्टा में क्या होता है 7। तो पहले से बट्टा है तो फिर बट्टा में 7 लिखने से अच्छा है ऊपर लिख दीजिए, काटिए 22 दूना 44, 2 बार में 2 सत्ते 14। तो व्यास कितना आ गया 14। देखिए इसमें भी 14 आंसर आया है, इसलिए मैं दोनों फार्मूला से बना दिया हूँ। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं सोल्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 37 नंबर सवाल है कि एक वृत्त के उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी परिधि कितनी है 22 है। तो आपको परिधि दिया गया ना, तो पहले आप क्या निकाल लीजिए इसका, पहले आप परिधि से पहले आप देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यानी आपको पाई का तो मान पता होता है, लेकिन आपको रेडियस चाहिए, आर का मान चाहिए। आर का मान नहीं दिया गया, उसके लिए परिधि दिया है ना, तो परिधि से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि मैं आपको सिखाएगा हूँ जो चीज़ दिया है उसी का फार्मूला लगा दीजिए। परिधि दिया है तो परिधि का फार्मूला लगा दीजिए 2 पाई आर, वहीं से आर निकल जाएगा इसका। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न, इसमें दम नहीं है। आपको क्या दिया गया था मैं पूरा समझा के लिख दिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आप जाइए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिए 2-2 नंबर के लिए सवाल पूछता है, तब तो आप बिल्कुल ऐसे बनाइएगा। और ऐसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। वृत्त की परिधि क्या दी गई थी इतनी, लेकिन आप जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको बनाइएगा तो ये सब इतना कथा कहानी लिखना नहीं है। आपसे डायरेक्ट इसका ऐसा लिखिएगा 2 पाई आर इतना, आर बाहर कीजिए, बटा में लाइए, पूरा कट उठ आपका आंसर ये बचेगा, ठीक है। तो आपने इसमें से आर बाहर किया तो 2 पाई कहाँ आएगा, बट्टा में 2 का 2 रखिए। पाई के मान क्या होता है 22 और बट्टा में क्या होता है 7। तो यहाँ पहले से बट्टा है तो फिर बट्टा में 7 नहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 22 से 22 कट जाएगा। आर का मान क्या बच गया 7 और बट्टा में क्या बच गया 2, ठीक है, रेडियस निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश बोला है ना, तो उसको आप क्या कीजिए 1/4। चतुर्थांश का मतलब क्या है चौथांश, यानी 1 का चौथाई, उसी को चतुर्थांश बोलते हैं। तो 1/4
1/4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखिए 7/2 7/2। अब क्या कीजिए 2 से पहले 22 काटिए, 11 में कट जाएगा, ये 7 से 1 7 काट दीजिए, अब कोई नहीं कटेगा तो क्या बचेगा 11 गुना 7 11 7 77 और 2 चौका 8, ये आपका आंसर हो गया। कितना 40-50 सेकंड का काम है। चलिए 38 नंबर पर सवाल पर देखते हैं, ये आपका आंसर क्या हो गया। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा इसमें कितना एरर किया है, थोड़ा थोड़ा बहुत गलती कभी कभी ने कर दिया है। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, यहाँ स्क्वायर दिया है ना यहाँ स्क्वायर लगा है, ये तो लेकिन आपको यहाँ में ऐसा टेंशन नहीं, ये आपका आंसर था। आपको यहाँ में पूरा सही मिलेगा, वहाँ प्रिंटिंग गलत नहीं मिलेंगी। अब पूछा है cos 60+1 और cos 60 - 1 का मान क्या होता है। तो आपको देखिए ये तो मैं आपसे बोला हूँ कि बार बार आप इसको याद कर लीजिए, पता नहीं आप कब याद करेंगे। बहुत सारे बच्चे ने याद कर लिया है तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया। आपका एग्जाम बहुत सुख भरा जाएगा और आपका क्या बोलते हैं मंगलमय होगा। आपको एग्जाम में बहुत खुशी मिलेगी जिस बच्चे ने पूरा डिग्री और कोनों का अनुपात याद किया है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। चलिए यही है ना, आपका बुक में भी मिलता है, सब जगह लिखा होता है, आपके गेस्ट पेपर में भी लिखा होता है, हर जगह गाइड फाइड जहाँ भी लेंगे डिग्री मिल जाता है। लेकिन ये आपको नकल करने के लिए थोड़ी ना उसमें दिया होता है, ये आपको इसलिए दिया होता है कि इसको आप याद कीजिए, क्योंकि इसको आप याद रखेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव तो आपका ऐसे ही बना लेंगे आप, मिनटों में सेकंडों में बन जाएगा आपका। सब्जेक्टिव बनाने में भी काम आता है, इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है। देखिए cos 60 का मान पूछा था, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान cos में आइए 1/2 होता है, ठीक है ना। तो बस आपका सवाल बन गया, आपको याद है तो, नहीं याद है तो अब ताकिएगा बैठ के, और ताकना पड़ेगा आपको। मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आप अगर आप बोलेंगे कि सर आप हमको नकल करने का कोई तरीका बताइए, तो ये मेरे खून में नहीं है, ये ना मेरे परवरिश में है, ना मैंने नकल किया है, ना मैं किसी को नकल सिखाता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे खून में नहीं है, परवरिश में नहीं है कि मैं आपको नकल करना सिखाऊँ। बाकी कोचिंग के आपको टीचर बताते होंगे, बात की बात है, बहुत सारे हैं, मैं देखा भी हूँ सुना भी हूँ कि वो लोग ऐसे करते हैं गंदे काम, तो वो करें, उनके लिए मास्टर्स होती हैं, उनके लिए उन पर विचार करेंगी। क्योंकि ये अगर आप चोरी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपराध है। चोरी का किया हुआ नकल और उसके महंगा मार्क्स आपका मतलब जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, और नौकरी तो भूल ही जाइएगा। क्योंकि आप यहाँ ना नकल कर लीजिएगा, जाके बैठिए कंपटीशन में, पूरा आपका हवा हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि आपको पता है ना, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में थोड़ा कमी है कि पता नहीं साला चिट कब ख़त्म होगा यहाँ से, समझ में नहीं आता है। जिस दिन यहाँ से बिहार से नकल दूर हो जाएगा ना, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे अव्वल हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमारा सिलेबस ठीक है, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे के लिए हम पूरा बदनाम है बिहार, ठीक है ना। कोई हम मतलब अच्छी दृष्टि से देखता नहीं है, सिर्फ थोड़े से कुछ नकम्मों के चलते। अरे कुछ नकम्मे फेल भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सरकार को इस पर पूरा पाबंदी लगा देना चाहिए, पूरा बैन हो जाना चाहिए, पूरा शुरू क्लास से, छोटे क्लासों से, और छोटे क्लासेस से ही बच्चे को फेल करना चाहिए। वो तो 9वीं क्लास तक कुछ करते नहीं हैं, सुता कर रखते हैं बच्चे को, पूरा ख़राब कर देते हैं, और 10वीं में ला के पूरा उसको जगाते हैं, तो क्या होगा, पूरा बेस तो ख़राब कर देते हैं ना। छोटी क्लास में कोई फेल ही नहीं होता है, ना कोई 7वां में फेल होता है, ना कोई 8वां में फेल होता है, कुर्सी टेबल सब पास कर देते हैं। ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है बिहार सरकार की, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये आवाज़ उनके पास जाती है तो आप शेयर कीजिएगा कि थोड़ा सरकार के पास से बातें पहुँचे और अपना शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सुधरे। cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो अब cos 60 नहीं लिख के इसका मान आपने लिख दिया, प्लस है तो आपने प्लस दिया, एक है आपने एक दिया। cos 60 का मान तो फिर वही होता है, माइनस में है तो आप माइनस लगाए, एक का एक लिखा। अब बटा की जोड़ किसको नहीं आता है, किसको नहीं आता है, मैं तो डायरेक्ट बनाया हूँ। आप 2 एक का एलसीएम लेंगे तो यही होगा, 2 के पारा में 1 2 एक बार में, एक में 1 से मल्टीप्लाई, वही 1 के पारा में 2 2 बार में, 2 से 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर वही से नीचे करना था, लेकिन सिर्फ माइनस है तो अपन माइनस दिया, ऊपर प्लस था प्लस, ऊपर जुट जाएगा 2 1 3/2 और नीचे घटेगा, 1 में से 2 जाएगा, कोई बोलेगा 1 नहीं होगा, सिर्फ -1 होगा। अब ये बटा का भाग है, पलट ये 2 ऊपर जाएगा, -1 नीचे आएगा, वही हुआ, 2 से 2 कट गया, 3 बटा -1। आपको पता है कि हर में कभी 1 लिखी नहीं जाती है, तो क्या होगा 3 का 3 और ये माइनस, ये आपका आंसर हो गया। मैं नहीं बताने वाला हूँ कौन आंसर हुआ, आप देख लीजिएगा। 38 नंबर में कहीं -3 दिख रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला थीटा 45 डिग्री है तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। अरे थीटा का मान जब 45 है तो यहाँ क्या होगा, cos 45 का स्क्वायर और माइनस साइन 45 का स्क्वायर। cos 45 का मान क्या होता है, याद है आपको कि फिर दिखाना पड़ेगा। देखिए जब तक याद नहीं तो देखते रहिए, क्या कीजिएगा, मजबूर हैं हम और आप भी। आप याद करना नहीं चाहते हैं और मैं आपको याद करा देना चाहता हूँ। हम दोनों में पता नहीं कितनी बड़ी दुश्मनी चल रही है। मैं बोलता हूँ कि आप याद कर लें और आप हैं कि याद करना नहीं चाहते हैं। मैं सब बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ, जो याद किए हैं उनके लिए एक बार और थैंक यू
और मेरा थैंक यू रहेगा, धन्यवाद रहेगा। और जिन्होंने याद नहीं किया है उनको तो फिर बार से जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में क्लासेस में कुछ बच्चे पागल करके रख दिए हैं, तो फिर भोगेंगे एग्जाम में जाके बैठ के, चाहे मेरे पास पढ़ें या किसी के पास पढ़ें। फार्मूला से कोई दुश्मनी करता है तो उसको मैथ छोड़ देना चाहिए। मैं बोलता हूँ बस आपको 20 तक पढ़ाना चाहिए, गुना भगाना चाहिए, बस भटक जो रहा जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता मैं वो भी सिखाता हूँ। और थोड़ा बड़ा सूत्र याद कर लीजिए, मैथ बनाना मैं आपको चुटकी में सिखा दूंगा, मैथ बनाना पूरा एकदम गर्दा उड़ा देंगे उसमें। तो चलिए यहाँ कॉस हो गया, इसको मैं फिर से सोल्यूशन दिखाई देता हूँ, 2 लाइन का तो काम है। ये रहा आपका सोल्यूशन। थीटा का मान 45 था आपने, तो अब सवाल ये था तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का आप कॉस लिखेंगे, अब थीटा नहीं लिखे, थीटा का मान लिखेंगे कितना 45, स्क्वायर तो स्क्वायर। ऐसा ही साइन का साइन, थीटा का मान 45, इस पर स्क्वायर तो इस पर स्क्वायर। 45 साइन 45 का मान होता है 1/2। ओहो कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे और बना सकते थे, 1/2 के स्क्वायर। और साइन ये क्या हो गया, साइन 45 का भी मान यही होता है, इसका स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसका तोड़ेंगे अब तो कितना आएगा, 1/स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 और √2 का ये 2 होता है, माइनस 1 स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी बना दिया था, बात वही है। अब यहाँ सोल्यूशन देख लेंगे। तो 39 में कहीं आपको 0 दिख रहा है क्या, 39 क्वेश्चन में, तो वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, साइन 63 प्लस इतना। मैं इसका ट्रिक सिखा दिया हूँ, जब भी इस टाइप का सवाल मिल जाए तो इसका आंसर आप या तो देखिए क्या होगा, इतना देखिए यहाँ साइन 63 है और यहाँ साइन 27 है, दोनों जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इस दोनों का मान क्या होगा 1। ओके देखिए इसको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको पेन चलाना नहीं हो, ऐसे ही बना देंगे आप, खाली जोड़िएगा। 63 और 27 90 होता है, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है सॉरी, तबीयत ख़राब था 2-3 दिन से, इसके लिए आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, अभी खांसी थोड़ा रह गया है। साइन इसका और इसका मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो जोड़ने पर 90 हो रहा है। cos 17 और cos 73 जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इसका भी मान 1 होगा। इसका आंसर याद है आपको, 1 से कट जाएगा, आंसर 1 हो गया, तो ऑप्शन बी राइट है आपका। अब बोल रहा है कि सेक इतना और इतना किसके बराबर है चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, देखिए सॉल्यूशन सबका पड़ा हुआ है, आप ऐसा नहीं कि आपके सर को मतलब आपके भाई को, जो भी आप हमको समझते हैं, जो भी आप हमसे रिश्ता रखते हैं, आपको ऐसा समझिए कि हमको मतलब सर को नहीं आ रहा है इसके लिए सवाल के स्किप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब ये वीडियो 37 मिनट का अभी तक हो चुका है, और इससे ज़्यादा अभी यही अपलोड करने मेरा अभी तो हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए मैं आज आधा वीडियो अभी डाटा है और रात में फिर आएगा तो ये हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो 20 क्वेश्चन है ना, 40 तक हमने देख लिया, आपको याद हो गया, और जो 20 क्वेश्चन बचते हैं ना, इसको मैं अगले वीडियो में कर लेता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा हमको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास उतना हम लोग पैसे वाले नहीं हैं कि मैं आपको 2-2 घंटा का वीडियो मतलब बना के अपलोड कर दूं। जिस दिन माँ सरस्वती की कृपा से पैसा आने लगेंगे तो वो भी आपका दिन दूर नहीं होगा कि आपको एक वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, या कोई चैप्टर हो या कुछ भी हो। इसमें आपका थोड़ा सा सहयोग करेगा, ये वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर अपने सब्सक्राइबर का जो फैमिली है, अपने दोस्तों की सूची में हम लोग 1000 दोस्त मिल के बन जाएंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग के पास भी सब कुछ मिलने लगेगा, बेनिफिट यूट्यूब से मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें पैसा कुछ इन्वेस्ट कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग लॉस में ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग का लॉस कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ कर जाए, कुछ आपका नंबर यहाँ से आ जाए, 6 नंबर मार्क्स आप ला दें, तो ये मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा और ये मेरा मेहनत भी सार्थक हो जाएगी और आपका भी परिश्रम काम आ जाएगा। आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक मित्रों को बोलिए एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो देखेंगे, अन्यथा अभी नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो इसी मतलब मॉडल सेट 2 के तीसरे लेक्चर में मिलेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, तीसरे में हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे। थैंक यू, गुड नाइट। चलिए आप जम के पढ़िए, पूरा जान प्राण लगा दीजिए, जितना आपका क्षमता है शरीर में पूरा झोंक दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।